हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम अपने चैनल पर बीएड से संबंधित वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और जैसे कि हमने दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बीएड फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था वो दिखाया था। और आज जो दोस्तों एक क्लास एक तरह से लेकर आए हैं, हम एक क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये आपका है बीएड सेकंड ईयर का बीएड सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और यह है कोड E301 यानी जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। और दोस्तों यहाँ पे ये फर्स्ट ही यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट में ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का यानी समावेशी शिक्षा का। तो दोस्तों जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ प्रश्न के रूप में लिखा भी है कि देखिए समावेशी शिक्षा का प्रत्यय स्पष्ट कीजिए। इस तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है आपका क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जाम होते हैं। या इसके दूसरी तरीके से इस तरह से दे सकता है, समावेशी शिक्षा क्या है तथा समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझाइए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन के रूप में हम लेके चले हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसके बारे में हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये हम आपको जो लेकर आए वीडियो, ये बीएड सेकेंड ईयर की जो बुक है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बुक है। और या हम ऐसे कह सकते हैं क्रिएटिव एजुकेशन इन इंडिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका कोड जो आता है E301 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ समावेशी शिक्षा यानी इंग्लिश में इसे हम कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। यहाँ से लिखा सामान्यतः, इसे ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, ये हम थोड़ा कट मार सकते हैं। सामान्यतः है, सामान्यतः सभी विद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं जो बाहरी रूप से एकदम अलग से पहचाने जा सकते हैं। यहाँ तक लेंगे दोस्तों कि आपको यहाँ पे बताया गया कि जो विद्यालय होते हैं, जो हमारे विद्यालय होते हैं, उनमें क्या होता कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, जिनमें यहाँ पे लिखा कि उनमें कुछ क्या होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। और शारीरिक रूप से दोस्तों जो विकलांग होते हैं वो एकदम से अलग से पहचान लिए जाते हैं। यानी हम ऐसे कहें कि ये अलग से पहचान लिए जाते हैं क्योंकि वो दिखाई दे जाते हैं। लेकिन एक बात, बड़ी बात इनमें ये होती है, लेकिन इन्हीं बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, या ऐसे कहें कि मानसिक रूप से बाधित होते हैं, जिन्हें या जिनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल कार्य हो जाता है। यानी दोस्तों जो बाहरी रूप से यदि नहीं दिखेगा बच्चा तो उसकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल कार्य हो जाता है। ऐसे बालक मानसिक रूप से अपंग होते हैं जो सामान्य बालकों, यहाँ बालकों आएगा दोस्तों, बालकों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं या कम अधिगम कर पाते हैं। तो ये समझ जाएगा। यानी जो दोस्तों मानसिक विकलांग या मानसिक अपंग होते हैं वो बच्चे क्या होता है, वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। तो ये आप दोस्तों समझ गए होंगे, लेकिन उनकी थोड़ा पहचान करना मुश्किल होता है। लेकिन एक उसके लिए उनके लिए भी प्रशिक्षण होता है कि उन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो प्राचीन समय में ऐसे बच्चों के साथ शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। यानी जो ऐसे बच्चे होते थे उन्हें शिक्षा की विशेष व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन इन पर लिखा हुआ लेकिन आज के आधुनिक युग में ऐसे बच्चों को भी साथ लेकर चलना देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आज के दौर में या आज के समय में हम ऐसे बच्चों को भी शिक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी विद्यालयों में प्रतिभावान बालकों को यह सामान्य बालकों के साथ साथ अन्य मंदबुद्धि अपंग बालकों को साथ लेकर एक साथ शिक्षा ग्रहण कराना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी सभी बच्चों को, चाहे वो शारीरिक रूप से अपंग हो चाहे मानसिक रूप से अपंग हो, सभी बच्चों को एक साथ एक ही जगह एक ही कक्षा में एक ही विद्यालय में
शिक्षा ग्रहण कराना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा हुई। अब देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का प्रत्यय कब से शुरू हुआ और ये प्रत्यय कब सबसे प्रथम कहाँ पे शुरू हुआ। तो देखिए यहाँ पे शुरू होता दोस्तों समावेशी शिक्षा का प्रत्यय। वैसे तो कहा जाए तो समावेशी शिक्षा का प्रत्यय अधिक प्राचीन नहीं है, यानी प्राचीन काल से ही हमारी समावेशी शिक्षा नहीं चली है, बल्कि क्या था कि बल्कि यह प्रत्यय नवीन कहा जा सकता है, यानी अभी आधुनिक युग में इसका शुरुआत हुई है। आज इस दिशा का महत्व सामान्य लोगों में भी समझ लिया है, यानी पहले जो प्राचीन समय में इस बात का महत्व नहीं दिया जाता था समावेशी शिक्षा का, लेकिन आज के युग में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। देखिए कैसे, क्योंकि प्राचीन समय में ऐसे असमर्थ बच्चों के विषय में शिक्षा का विशेष प्रबंध नहीं था, लेकिन असमर्थ बच्चों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य हुई। लेकिन जब से मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया तो यह महसूस किया जाने लगा कि सभी बच्चों को अलग नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें भी सभी बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा देनी चाहिए। यानी दोस्तों क्या था कि प्राचीन समय में आपको पता होगा कि प्राचीन समय में यदि कोई विकलांग या अपंग बालक है उसे शिक्षा से वंचित किया जाता था या उसे कम शिक्षा दी जाती थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में यहाँ पे लिखा भी गया है 18वीं शताब्दी के मध्य मनोविज्ञान ने जैसे ही शिक्षा में प्रवेश किया तो इसका क्या हुआ कि जो अपंग, शारीरिक अपंग या मानसिक अपंग बच्चे हैं उनको भी साथ में शिक्षा देने का अधिकार के बारे में उसका जो है वर्णन किया जाने लगा। सर्वप्रथम ये क्या था देखो, सर्वप्रथम अमेरिका में 1975 ईस्वी में अमेरिकन कांग्रेस ने प्रत्यक्ष असक्षम बच्चों को शिक्षा का एक कानून पास किया। यानी सबसे पहले 1975 में कहाँ पर यानी आपके अमेरिका में क्या था कि इसके लिए एक शिक्षा का अधिकार पास किया या एक कानून पास किया, जो उन्होंने देश की मुख्य धारा से जोड़ना इस कानून का प्रमुख उद्देश्य था। यानी इन्होंने क्या किया कि इस कानून को देश की मुख्य धारा में जोड़ दिया। इसके बाद क्या हो ये दोस्तों आगे देखते हैं। शिक्षा का कानून पास किया, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना इस कानून का प्रमुख उद्देश्य था। मुख्य धारा से यह अभिप्राय है कि शारीरिक तथा मानसिक दोष वाले सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ेंगे, दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे तथा उनको विशेष रूप से सहयोग दिया जाएगा। यानी उनकी अवहेलना नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता भारत में समावेशी शिक्षा, यानी भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पे लिखा भी गया भारत में समावेशी शिक्षा। तो भारत में भी समावेशी शिक्षा अमेरिका की मुख्य धारा का आंदोलन का ही परिणाम है। यानी ऐसे कह सकते हैं जब अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई तो भारत में भी इसका असर धीरे धीरे आने लगा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य धारा में लाना है, यानी जो विकलांग किसी भी प्रकार से बच्चे थे उनको भी शिक्षा के मुख्य धारा में लाना, आंशिक रूप से अपंग बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने तथा उनकी अच्छी देखभाल तथा अध्यापक दूसरों की सहायता देने के अच्छे परिणाम सामने आए। यानी यदि इस तरह से हमने कार्य किया तो हमारे सामने अच्छे परिणाम सामने आए। इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि कम अपंग बच्चों को विशेष शिक्षा नहीं, अभी तो समावेशी में मुख्य धारा की आवश्यकता है। यानी दोस्तों ऐसे कहें कि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो दोस्तों ऐसे कहें कि जो हमारे जो अपंग जो बच्चे थे उन्हें भी अन्य बच्चों की तुलना में अब अन्य बच्चों के समान शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के अपंग, अपने नहीं दोस्तों, अपंग व सामान्य सक्षम बच्चों को सामान्य कक्ष में शिक्षा देना संभव कराना ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों साधारण शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे बच्चा सामान्य हो, विशेष हो और चाहे आपका अपंग हो, चाहे प्रतिभावान हो, उन सबको क्या था कि एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल के नीचे एक दूसरे को साथ रखकर शिक्षा देना।
इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि असमर्थ बच्चों को सामान्य कक्ष में डाला जाए, यानी कि सभी बच्चों की साथ उनको भी शिक्षा दी जाए, क्योंकि वो अपने आप को क्या कृतज्ञ महसूस न कर सके। जहाँ जैसा वातावरण की आवश्यकता हो उसी के अनुकूल होने की व्यवस्था की जाए, वह अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग महसूस न कर सके तथा उनको भी ऐसा ही वातावरण, ऐसा ही माहौल प्राप्त कराया जाए जैसे कि हम सामान्य बच्चों को कराते हैं। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आता समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बच्चों के लिए काउंसलिंग में भी असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने की निम्नलिखित आवश्यकताओं पर चर्चा की, यानी काउंसलिंग में भी इसकी चर्चा थी। किस तरह से? नंबर 1 यहाँ पे लिखा, नंबर 1 प्रत्येक बच्चे को उचित शिक्षा दी जाए। नंबर 2 बच्चे की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। नंबर 3 ऐसे साधन उपलब्ध कराने चाहिए जिससे कक्षा से जुड़े कर्मचारी बच्चों की दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकें। इसके बाद आगे कहा था स्थायी अध्यापकों की आवश्यकता। स्थायी अध्यापकों का विशेष शिक्षा की योग्यताओं का लाभ इन बच्चों को अवश्य मिलना चाहिए, यानी जो वहाँ के अध्यापक हैं उनका भी साथ मिलना चाहिए। समावेशी शिक्षा तथा मुख्यधारा को विद्यालय वातावरण को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इसमें ये नहीं है कि बस छात्र ही इसमें जो है कृतज्ञ होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अगर छात्र आपका कोई भी अपंग है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, माता पिता को भी और आपके टीचर को भी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, माता पिता और अध्यापकों तथा प्रबंधकों को सहयोग और प्रयास से ही संभव हो सकता है। यानी इनकी जो क्षतिपूर्ति है इन सबके सहयोग से ही दूर हो सकती है तथा असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जाना अति आवश्यक है। उन्हें सामान्य शिक्षा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यधिक आवश्यक है, ताकि क्या हो सके कि बच्चों को वो हीन भावना से ग्रस्त ना हो सके और किसी न किसी प्रकार अपने देश अपने राष्ट्र की उन्नति में वो या विकास में सहायक बन सके। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमारी दोस्तों अन्य फाइल की वीडियो देखने के लिए जिसमें लिंक है उस पर आप जा सकते हैं। आप जो बीएड में फाइल वगैरह बनती है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब वहाँ पे जाके आप बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।